हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम 2022 में कंडक्ट करवाए गए हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट के रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब तक हम जीके पोर्शन और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पोर्शन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक हम जीके के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के 20 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, और आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उन सभी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इजी रहे और आपको ये भी पता चले कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो जो हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 71। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इफ पी इट स्ट्रक मी क्यू ऑफ कोर्स R suitable it was, S how eminently the proper sequence should be। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी को हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर हमें सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा दैट इज इट स्ट्रक मी, उसके बाद आएगा हाउ एमिनेंटली, उसके बाद आएगा सुटेबल इट वॉज, ऑफ कोर्स इट स्ट्रक मी, हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज, ऑफ कोर्स। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, PSRQ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई रीड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड। ये भी हमें सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें जो भी यहाँ PQRS है उसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है और उसके बाद हमें अपना आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है पॉश एयर कंडीशनड क्यू जेंटलमैन ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर, एस फुली फर्निश्ड रूम्स, द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज PSRQ, यानी पॉश एयर कंडीशनड fully furnished room are available for gentlemen of taste। Next question is A and B together can complete a work in 3 days। They start together but after 2 days B left the work। If the work is completed after 2 more days B alone could do the work in। मैं इस प्रश्न को हिंदी में भी पढ़ती हूँ। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि कार्य 2 और दिनों के बाद पूरा होता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। हमारे ऑप्शन है 5 डेज, 6 डेज, 9 डेज एंड 10 डेज। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 इंसान हैं, वो इकट्ठा जब काम कर रहे हैं तो उसे वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में। तो अगर हम उनकी वर्क की एफिशिएंसी निकालें, अगर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएं वर्क अपॉन में टाइम, तो टोटल जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी, अगर हम वर्क को 1 मान लेते हैं तो 1/3 आएगी। 3 दिन का काम है और वर्क हमने 1 माना हुआ है, 1 यूनिट लेके चले हैं। अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने 2 दिन तक इकट्ठा काम किया। तो अगर 2 दिन तक इकट्ठा काम किया तो जो 2 दिन की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 2 × 1/3 और हमारा आंसर आएगा 2/3, यानी टोटल 1 वर्क था, उसमें से वो 2/3 कर चुके थे। लेकिन अब बचा हुआ हमें निकालना है तो हमें 1 को 2/3 से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आंसर आएगा 1/3, और इस 1/3 वर्क को जो ए था उसने इसी काम को 2 दिन लगाकर और कंप्लीट किया। तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 1/6। हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा 1/6, यानी जो ए की एफिशिएंसी है वो है 1/6। तो अगर हम माने जो टोटल एफिशिएंसी है वो किसको मिला के आएगी, ए और बी की। एक आपके पास होगा EA और एक EB। इसमें EB की एफिशिएंसी और EA की एफिशिएंसी है और AB की हमारी टोटल निकलेगी। तो हमें AB की एफिशिएंसी पता है, जो हमें पहले हमने निकाली दैट इज 1/3, और EA की एफिशिएंसी 1/6 है, EB की हमें निकालनी है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, वो हमारे पास आंसर आएगा 1/3 - 1/6, और हमारे पास आंसर आएगा 1/6, यानी ये वर्क हुआ और ये हुआ टाइम। तो टोटल 6 डे लगेंगे बी को ये काम पूरा करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद क्या होगा। हमारे ऑप्शन है वेंसडे, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि आज अगर मंडे है तो यह हमारा पहला दिन है जिस दिन क्या है मंडे, तो जो 7वां दिन होगा उस दिन भी क्या होगा मंडे। उस हिसाब से जो हमारे पास जो 14 डे होगा उस दिन भी मंडे होगा, 21 डे पे भी मंडे होगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो 28, 35, अगर हम 7 का टेबल लिखते चलें, 42, 49, 56 और उसके बाद हमारे पास आएगा 63। तो इन सभी डेज पे हमें क्या मिलेगा, मंडे देखने को मिलेगा। तो हमें पूछा है आफ्टर 61 डेज, तो ये 63 पे हमारा मंडे है, 62 पे संडे आएगा,
और 61 पे हमारे पास कौन सा डे आएगा, दैट इज सैटरडे। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। 3 numbers are in ratio 1:2:3 and HCF is 12. The number are, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और HCF 12 है। संख्याएं हैं, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4। हमें ढूंढना है कि इस रेशो में कौन सी संख्याएं हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी जो संख्या है ये भी 1:2:3 में है। अगर हम इसको देखें तो ये भी 1:2:3 में है और हमारी ये भी 1:2:3 में है, इसको छोड़ के। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में हमें एचसीएफ निकाल के देखना ही पड़ेगा कि हमारे पास कितना टोटल एचसीएफ आता है। अगर मैं पहले ही ऑप्शन की बात करूं तो हम देखें कि 12 का जो टेबल है, अगर उसका हम देखें कितने फैक्टर बनते हैं तो 1 इसका फैक्टर होगा, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 फैक्टर बनेगा, 6 फैक्टर बनेगा और 12 फैक्टर बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 तो इसका भी 1 2 3 देन 4 6 8 12 और 24 ये इसके फैक्टर्स होंगे। और अगर 36 की बात करें तो 1 2 3 4 6 9 12 और उसके बाद 16 भी आएगा और उसके बाद हमारे पास कितना आएगा 32। तो अगर हम देखें तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज एचसीएफ। यहाँ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। तो टोटल जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन नंबर का वो 12 आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज January 1, 2004 was a Thursday. What day of the week lie on January 1, 2005? 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमारे ऑप्शन है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर 1 जनवरी को थर्सडे है तो जो 1 जनवरी 2005 में जो दिन आएगा थर्सडे से जस्ट अगला दिन होगा। ये हमेशा ही हर कैलेंडर में रिपीट होता है जब हमें टोटल 365 डेज होते हैं। लेकिन जब ईयर में 360 डेज होंगे यानी जब लीप ईयर होगा तब हमें एक दिन बीच में लेके चलना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। सिंस जनवरी 2004 एक लीप ईयर है तो हमें एक दिन को और ऐड करना पड़ेगा, यानी थर्सडे के बाद यहाँ फ्राइडे होना चाहिए था लेकिन बीच में लीप ईयर का एक डे काउंट होता है तो हमें एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी January 1, 2004 को जो हमारा डे था दैट इज सैटरडे। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of the ladder is, एक दीवार की विपरीत झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी पर पैर दीवार से 4.6 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? हमारे ऑप्शन है 2.3 मीटर, 4.6 मीटर, 7.8 मीटर और 9.2 मीटर। तो अगर हम बात करें तो ये हमने बना दी एक सीढ़ी, जो सीढ़ी बना दी और सीढ़ी का इस तरह से हमने बेस बना दिया और ये हम बना सकते हैं एक वॉल। तो हम जो अगर ट्राइंगल की नेमिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा ए, बी और सी। ये हमें क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का है। तो और जो हमारा एंगल बना रही है लेटर वो बना रही है 60 डिग्री का और जो हमारी फुट यानी बेस का जो हमारा मेजरमेंट है, जो इसकी लंबाई है दैट इज 4.6 मीटर। तो ये सिंपल हमारे पास एक सिंपल ऑपरेशन बनता है यानी cos थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो बेस की वैल्यू दी है वो हमारे पास कितनी दी है 4.6 मीटर और ए बी यानी लैडर की हमें लेंथ निकालनी है। cos थीटा हम थीटा की जगह एंगल को रखेंगे दैट इज 60 डिग्री, 4.6 अपॉन में ए बी और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और हमारे पास आएगा आगे 4.6 अपॉन में ए बी। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 9.2 मीटर। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। 2.5, 0.5 और 0.175 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों का ही, ये जो हमें जितने भी डिजिट दिए गए हैं इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों लेना है। तो हम एलसीएम न्यूमिनेटर का लेंगे और एचसीएफ डिनोमिनेटर का लेंगे। हम इसके डेसिमल को रिजॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 10 और 175 अपॉन में 1000।
तो अगर हम जो हमारे पास न्यूमिनेटर टर्म दी है उसका हम एलसीएम लेंगे तो टोटल हमारे पास एलसीएम आएगा 175 और इन सब का एचसीएफ इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 होगा, इसका भी 10 और इसमें भी हमें 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास 10 आएगा और जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 17.5। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है 78 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन 12,345 मल्टीप्लाई बाय 54,321 विल बी। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, वो हमें सवाल में पूछा गया है। तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 670, 592, 445। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 475। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूब रूट ऑफ 0.000216 इज। हमें इस नंबर का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें पहले डेसिमल को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम डेसिमल को रिजॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 0.00216। तो हमारे पास ये कितने डिजिट हैं, 6। तो नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट आएंगे। अच्छा, और अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालने वाले हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा भी रिजॉल्व करके लिखें तो हम 216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं। 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। और हम जो हमारे पास ये डिजिट है इसको हम 100 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। यानी हमारे पास ये 6 का क्यूब रूट आएगा और ये आएगा 100 का क्यूब रूट। हमें इसका घनमूल लेने को बोला है तो 6 का क्यूब रूट और 100 का क्यूब रूट। हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ 6 आएगा और ये अपॉन में कितना आएगा 1000। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर बनता है 0.06। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट। यहाँ पॉइंट आएगा और उस हिसाब से ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डिफरेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वॉल 11 meter height from the top and the bottom of a tree are 60 degree and 30 degree respectively. What is the height of the tree? एक पेड़ के ऊपर और नीचे से 11 मीटर ऊंची एक दीवार के शीर्ष के अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। पेड़ की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है हमारे 22 मीटर, 44 मीटर, 33 मीटर और 16 मीटर। ये क्वेश्चन भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से पूछा गया है। तो हमें जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमारा एक पूरा ट्री है इतना बड़ा, उसके ऊपर और नीचे से 11 मीटर ऊंची एक दीवार है। तो जो ऊपर और नीचे भी 11 मीटर ऊंची दीवार है तो हम यहाँ बना लेते हैं, इसे आधा बांट देते हैं पेड़ को। तो यहाँ भी अगर हमारे पास 11 मीटर का वॉल है तो ये भी हमारे पास यहाँ का डिस्टेंस भी 11 मीटर हो जाएगा ट्री का। और जो हमें एंगल दिया गया यहाँ वो पहले दिया गया है 30 डिग्री। और ऊपर फिर से आपका जो कोण बनेगा जो पेड़ की ऊंचाई के साथ बन रहा है वो हमारे पास अगर हम उस कोण को बनाएं तो वो टोटल बनेगा, हमको दिया है क्वेश्चन में दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो हमें क्या बोला गया है कि जो ट्री की जो हाइट है ये हमें हाइट क्या करनी है, पूरी फाइंड आउट करनी है। टोटल जो ट्री की हाइट कितनी निकलती है। तो यहाँ तक 11 मीटर पता है हमें। ये अगर हम एच निकाल लें तो हम टोटल उस ट्री की क्या निकाल पाएंगे, हाइट निकाल पाएंगे। तो सिंपल से हमें क्या करना है, पहले हम इसको जो ट्राइंगल इसको नेमिंग दे लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं A B C D और E। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें AV की वैल्यू पता चल जाए तो CE की पता चल जाएगी, CE से हाइट निकाल देंगे और फिर हमारे पास आगे हम उसको ऐड करके निकाल लेंगे अपनी वैल्यू। तो पहले हम बात करेंगे AB और CE की। तो हम क्या करेंगे, जो AC अपॉन में क्या लेंगे AB, यानी हम क्या ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो हमारा किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है विच इज़ 30 डिग्री। तो ये हमने ले लिया। तो हमारे पास जो आएगा, हमारी जो AC की वैल्यू है वो है हमारे पास 11 मीटर और जो AB है डिस्टेंस इसी को हमें फाइंड करना है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11√3 मीटर। तो अगर ये हमारा 11√3 मीटर डिस्टेंस है तो CE तक का डिस्टेंस भी 11√3 ही होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे हाइट को। तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे DE अपॉन में CE विच इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री। हमारे पास जो आएगा DE हमारे पास H है और इसकी वैल्यू है 11/3 और tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। अब हमारे पास जो H आएगा, H हमारे पास आएगा टोटल
33 मीटर। तो यहाँ तक की हाइट निकाल दी है, हमें पूरे ट्री के निकालने को बोली है। तो जो हमारे पास 33 आया है उसमें हम 11 को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 44 मीटर। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डेसिमल 13 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 देन p इक्वल्स टू। हमें p की वैल्यू पूछी गई है कि यहाँ टोटल p की वैल्यू कितनी आएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैसा क्वेश्चन में बोला है हम उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है 0.13 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 13/100 विच इज डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो अगर मैं पी स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा मैं 13 को इसको यहाँ ले आती हूँ। ये हमारे पास आएगा 13 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 13 से 13 कट आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/100 विच इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ ही स्क्वायर ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, नीचे हमारे पास जो 100 का स्क्वायर होता है वो है 10 और ये हमारे पास आ जाएगी p की वैल्यू। तो हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 0.1। तो 0.1 हमारा आंसर है। उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 meter long and traveling at 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। पुल की लंबाई जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार कर सकती है, इसमें से है। तो हमारे ऑप्शन है 200 मीटर, 225 मीटर, 245 मीटर एंड 250 मीटर। बेसिकली हमें पूछा जा रहा है कि जो एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, जो भी हमें फॉलोइंग डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है, तो जब भी आप किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपने सिंपल से 5/18 से उसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5/18, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में हमें वैल्यू पूछी थी, हमें इसे पहले कन्वर्ट करना था। तो अब हम सिंपल हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमने जो निकाली है वो निकाली है 12.5 और डिस्टेंस कितना है 130 विच इज़ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 130 है, तो जो बाकी पुल की होगी उसमें से हमें लेंथ को प्लस करना पड़ेगा। और टोटल जो हमारा टाइम लगा है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए वो लगा था 30 मिनट। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 130 प्लस में एल। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 375 विच इज इक्वल टू 130 प्लस एल। और अगर हम उसे आगे फर्दर करेंगे तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 245 मीटर। तो इस हिसाब से जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P and Q invested in a business. The profit earned was divided in the ratio 2:3. If P invested is 40,000, the amount invested by Q is। P और Q ने एक व्यवसाय में निवेश किया। अर्जित लाभ को 2:3 में अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि P ने 40,000 रुपए का निवेश किया तो Q द्वारा निवेश की गई राशि है। हमारे ऑप्शन है 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। तो बेसिकली P और Q दो हमारे पास यहाँ एंटिटीज दी गई हैं। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 2:3 में की थी। तो हमसे सिंपल सी बात है कि अगर P ने 40,000 इन्वेस्ट किया है तो यहाँ नीचे Q रहेगा और यहाँ रहेगा 2/3। सिंपल हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास टोटल दैट इज 60,000। तो 60,000 किसने इन्वेस्ट किया था, क्यू ने इन्वेस्ट किया था। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than twice the third. The third integer is। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक है। हमारे ऑप्शन है 9, 11, 13 और 15। तो बेसिकली ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें बोला गया है 3 टाइम द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो पहले हम 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर चुन लेते हैं। तो अगर हमारा
पहला इंटीजर हम x मानते हैं, दूसरा मानेंगे x+2 और तीसरा होगा हमारे पास x+4। ये हमारे 3 इंटीजर आ जाएंगे। हमें बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, जो पहला इंटीजर है उसका 3 गुना, ठीक है, वो हमें बोल रहे हैं इक्वल टू रहेगा किसके, जो हमारे पास जो है थर्ड इंटीजर दैट इज x+4, उसके 2 गुने में, वो भी हमें साथ में क्या ऐड करना है, 3 मोर देन, यानी 3 को ऐड करना है। तो अब हमें पूछा गया है कि थर्ड इंटीजर क्या होगा हमारा इस सब के बाद। तो हमें सिंपल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 3x 2x प्लस 14 2 हमारे पास कितना आएगा यहाँ 26 प्लस 3, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास अगर x इज इक्वल टू 11 आया है तो हमने यहाँ x+4 की जगह x की वैल्यू डालनी है 11 + 4, और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 15। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, यानी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो हमें एक नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है 4, 7, 12, 19 और 28। हमारे ऑप्शन है 49, 36, 30 और 39। तो अगर हम देखें तो ये सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ बीच में गैप होगा और हमारी नंबर सीरीज इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर हम देखें 4 और 7 में तो 3 का गैप है, 7 और 12 में देखें तो 5 का, 12 और इसमें देखें तो 7 का, और 19 और 28 में देखें तो 9 का, यानी अगला जो हमारे पास आएगा वो 11 के साथ गैप में आएगा। तो अगर हम 28 में 11 को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 39, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज से ही है। तो उसमें दिया है 80, 10, 70, 15 और 60। हमारे ऑप्शन है 20, 25, 30 और 50। तो अगर हम इस नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ 80 से 70 में जा रहे हैं और 70 से 60 में, फिर 10 से 15 और अब 15 से हमारे पास कितना आएगा 20। तो इस अकॉर्डिंग हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से है। तो हमें यहाँ दिया गया है FAG, GAF, HAI, IAH और आगे हमको ऑप्शन दिए गए हैं 4 जिसमें हमें सही आंसर ढूंढना है। तो अगर हम इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें क्या लिखा गया था FAG, और उसके बाद G क्या आया है, आगे आया है, और बाकी सारा डिजिट AF आया है। उसके बाद हमारे पास क्या आया है HAI। तो इसके बाद हम सिंपल भी कर सकते थे, यहाँ हमारे पास आ रहा है FGHI। उसके बाद AA बीच में सेंटर में कॉमन है, और उसके बाद GFIH। तो अगर यहाँ है FGHI तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा JA कॉमन है, और H के बाद क्या आता है, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा K। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा JAK। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए 88 का JAK इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 10, 101 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन भी हमें नंबर सीरीज से दिया है। तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास आता है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 10, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 1 कितना आएगा 10। अगर हम 10 में इसमें इसका भी स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 101। तो मुझे 101 का भी स्क्वायर करना है और उसमें प्लस 1 ऐड कर देना है। उसके बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 10202। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज QAR RAS SAT TAU। ये क्वेश्चन भी हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का दिया है, हमें बस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास जो आएगा सबसे पहले, अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो पहले हमें दिया गया है QRST, और आगे अगर T दिया है तो हमारे पास आगे क्या आएगा U आएगा, और A तो कॉमन ही है पहले की तरह। उसके बाद RSTU, अब हमारे पास क्या आएगा V। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। तो आज हमने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।